जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मैं हूं शमीम अनवर। दिल्ली में एक सेंटर है जिसे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर कहते हैं। इस सेंटर की अपने आप में एक अहमियत है, उनकी एक अहमियत है मुसलमानों के नज़दीक। इन दिनों फ़िलहाल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मेंबर का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कई सारे मेंबर हैं, अलग अलग पैनल के लोग हैं। इसके पीछे की थोड़ी सी मैं कहानी बता दूं। इससे पहले 20 साल तक सिराजुद्दीन कुरैशी साहब इसके सदर रहे हैं। अब जो लोग सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को नहीं जानते उनके थोड़ा सा तारुफ करा दूं। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ये इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के 20 साल से सदर हैं, और जब भी इसका इलेक्शन होता था सिराजुद्दीन साहब एक तरफा वोटिंग से जीत जाते थे। ये है इस्लामिक कल्चरल सेंटर का सारा मामला। इस वक्त हमारे साथ समर कुरैशी साहब है। समर कुरैशी साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के साहबजादे हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे और इनके बारे में सारी चीज़, और ख़ास तौर पे जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की उसकी जो एक हिस्ट्री मालूम करने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सिराजुद्दीन साहब चूँकि 20 साल से सदर रह चुके हैं, लेकिन इतनी लेट से आपके आने की वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम। I'm समर कुरैशी। आपका बहुत अच्छा और गहरा सवाल है। 20 साल तक फादर ने अपनी एक टीम बना के इलेक्शन लड़ा, और हमारे आने की ज़रूरत बिल्कुल सिंपल सी पड़ी, क्योंकि जब बेटे ने बाप से गुफ्तगू में पूछा तो उन्होंने शेयर किया फादर ने कि जो मेरे अपने लोग थे, जो 20 साल से मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिनको उन्होंने फैमिली की तरह ट्रीट किया और सपोर्ट किया, उन लोगों ने उनको धोखा दिया, डिच किया। हमें उनकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द देखते हुए इसका एज अ बेटा आप समझ सकते हैं कितना दुख पहुंचा होगा। हमने उसी टाइम कहा कि डैड, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी जहां आपको ज़रूरत है हम आपका हाथ पकड़ के खड़े हैं। एज अ सन आई एम ऑलवेज देयर। तो उसी टाइम मेरे फादर ने कहा मैं भी चाहूँगा कि आप आए, मेरे साथ जुड़ें, इस सेंटर के मेंबर की तरह आप इलेक्शन लड़ें और सेंटर की खिदमत करें, मेंबर्स की खिदमत करें, और आगे चल के इंशाल्लाह जैसे मैंने कम्युनिटी की सर्विस करी है, आप भी आगे चल के सर्विस करें पूरी कम्युनिटी की। तो इसलिए हमने उनको ज्वाइन किया। सर लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरह के आपके वालिद साहब की कुर्बानी है वो नाकाबिल फरामोश है, इसे कोई नहीं भुला सकता। 20 साल की कुर्बानी, और जिस तरह सेंटर को जहाँ एक नीचे से एक ऊंचाई तक पहुँचाए, ये काबिल तारीफ़ है। तो अब होना ये चाहिए कि जिस तरह विरासत वाली चीज़ आ जाती है कि जब एक आगे वाली जो पीढ़ी होती है जब किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं, तो ये होता है कि उनके जो पीछे उनके जो औलाद आ रहे हैं, जो भी बच्चे आ रहे हैं, वो वहीं से उनको स्टार्ट करें। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपने इलेक्शन लड़ने का इरादा किया वो न तो BOT का है ना सदर का है, आप एक एग्जीक्यूटिव वाले मेंबर मतलब इलेक्शन लड़ रहे थे। इसकी क्या वजह है इतनी नीचे वाले लेवल पर लड़ने की? देखें, हम चाहते हैं औरों की तरह जिन लोगों ने डिच किया, धोखा दिया पोजीशन और पावर के लिए, हम भी बहुत पहले ये कर सकते थे, बट हमारी का ना नियत कल थी, ना आज है, ना कल होगी। हम यहाँ पे आए हैं काम करने और काम कर चैलेंजेस लेने। तो सिंपल था कि 20 साल पहले भी हम ज्वाइन कर सकते थे, 15 साल पहले ज्वाइन कर सकते थे, 5 साल पहले ज्वाइन कर सकते थे। हमारे लिए केक वॉक था। आज हम 22 लोगों के बीच में लोएस्ट पोजीशन में एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए लड़ रहे हैं। तो रीज़न सिंपल है, फादर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें तो आप बॉटम से स्टार्ट करें, अपने बेसिक्स क्लियर करें, और आपके पास पूरी लाइफ बची हुई है आगे इंशाल्लाह आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि लर्न द बेसिक्स एंड ग्रो एज यू लर्न। लेकिन सर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल होगा आपके बारे में जानने की, आपकी पर्सनालिटी क्या करते हैं, वो थोड़ा बताएं हमें आप। शुक्रिया। हमारी स्कूलिंग न्यू दिल्ली से हुई, सेंट जेवियर स्कूल से। उसके बाद हम हायर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। वी स्टडीड इन मोनाश यूनिवर्सिटी, टॉप मोस्ट रेटेड यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर मैनेजमेंट। वहाँ से हमने बिजनेस मैनेजमेंट किया, और उसके बाद हमने कुछ डिप्लोमा और कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए, कुछ एक्सपीरियंस कोर्सेज़ किए एट IIM अहमदाबाद, एट CFTRI मैसूर, एट Mississippi University USA, sponsored by the US government, and digital marketing courses,
काफ़ी सारे हमने छोटे छोटे एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, बिकॉज एजुकेशन शुड नेवर स्टॉप। जी बिल्कुल बिल्कुल, यू नो। शुक्रिया। तो उसके बाद हमने अपने फादर के बिज़नेस को ज्वाइन किया। हमें एक्सपोर्ट्स के अंदर 44 कंट्रीज़ के अंदर का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर हमने एक्सपोर्ट्स ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स किया, और साथ में अपना भी एक बिज़नेस स्टार्ट किया, हॉस्पिटैलिटी एंड रेस्टोरेंट बिज़नेस। सर एक सवाल ये भी है कि अगर आपकी लाइफ को देखें तो माशाल्लाह एक लग्जरी लाइफ, एक रॉयल लाइफ आपने जी है, लेकिन उसके बाद ये जो एग्जीक्यूटिव मेंबर कहीं ना कहीं आपकी रॉयल लाइफ के सामने थोड़ा फीका पड़ जाता है। क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे इस बारे में? देखें, एक इतनी छोटी पोस्ट पे लड़ना हमें लगता है एक चैलेंज है, और हमने हमेशा चैलेंजेस लिए हैं। और अगर हमने रॉयल लाइफ जी है तो देखें, ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू बॉर्न विद सिल्वर स्पून तो आप छोटे लेवल पे काम नहीं कर सकते। हम आपको थोड़ा शेयर करेंगे। जब हम यूनिवर्सिटी में थे ऑस्ट्रेलिया में, तो हमें सबने यही कहा कि बॉर्न विद सिल्वर स्पून, आपके फादर आपके पास बेहद पैसा है, सारा खर्चा उठा सकते हैं आपका, मगर हम आपको एक चीज़ शेयर करें जो हमारे वहाँ पे एक मेंटोर कह लें, गॉडफादर कह लें, ऑस्ट्रेलिया में कह रहे हैं, बेटे आप आए हैं तो अपनी फादर की इज़्ज़त रखें, और आप यहाँ पे सिर्फ पढ़ने नहीं आए, बहुत कुछ सीखने आए हैं। तो आप अपने पैसों से अगर ज़िंदगी जी सकते हैं, 3 साल अगर यूनिवर्सिटी में आप अपने पैसों से उठे बैठे खाए पिए, तो ये एक आपके लिए कामयाबी होगी। और मैं ही चाहूँगा तो आप यहाँ पे जॉब करें। हमने उसी टाइम मैकडॉनल्ड्स में जॉब अप्लाई करी, और हमें शॉप फ्लोर लेवल की जॉब मिल गई। जहाँ आपको पता है मैकडॉनल्ड्स में अगर आप शॉप फ्लोर की लेवल जॉब करेंगे तो आपको झाड़ू भी लगानी पड़ती है, टॉयलेट्स भी कई बार क्लीन करने पड़ते हैं, बर्गर्स बनाने पड़ते हैं, सर्विस करनी पड़ती है, एनी एंड एवरी काइंड ऑफ जॉब। वहाँ पे हमने 3 साल ऑपरेशंस में काम किया, जूनियर लेवल से स्टार्ट करके हमने सीनियर लेवल तक काम किया, और हमें कोई शर्म नहीं थी वहाँ पे कि हमने झाड़ू पकड़ी है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग बचपन से ऐसी हुई है, जब वहाँ पकड़ सकते हैं तो हम कोई भी काम कहीं भी जाके कर सकते हैं। ये हमारी अपनी चलिए, ये आपकी क्या बोले आला ज़रफ़ी कह सकते हैं इसे। शुक्रिया कि इस मकाम पे होते हुए भी। हाँ जी। तो अब ये बताएं, चलिए अगर इंतखाब होता है, अगर हमारी दुआएं तो यही है कि आप जीत जाए, आपके सारे पैनल लोग जीत जाए, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर को लेकर, जो चेंजिंग वगैरह को लेकर क्या फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, जो आप बदलना चाहेंगे? देखिए, हमारा हॉस्पिटैलिटी का बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, ऑपरेशंस का बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, तो हमारा यही रहेगा कि यहाँ पे हमारा, जैसे हमने आपको शेयर किया, हमने मैकडॉनल्ड में 3 साल काम किया एज अ क्रू। इसके लिए हमें अवार्ड्स भी मिले, मैकडॉनल्ड ऑस्ट्रेलिया से रिकॉग्निशन भी मिली, और हमने इंटर स्टेट कुछ कंपटीशन भी जीते। तो हमारा उससे जो बिगनिंग थी, उसके बाद हमने अपने रेस्टोरेंट्स खोले दिल्ली में, 22 रेस्टोरेंट्स थे दिल्ली के अंदर। अच्छा, आपकी खुद के? सो सुपर आपके NFC में था, फास्ट ट्रैक्स के नाम से, आप कुछ मॉल्स में था, सिलेक्ट सिटी वॉक्स में, पेट्रोल स्टेशन मॉडल्स खोले हमने रेलवे स्टेशन पे खोला, एयरपोर्ट्स पे खोला। तो हमारी बहुत, और प्लस हमारी केटरिंग थी अपनी, तो हमें बड़ा अच्छा हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस है। तो हम चाहेंगे कि अपने एक्सपीरियंस को सेंटर में लाएं और ऐसे लोगों को चांस दें यहाँ पर, और ऐसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल फूड लाया जाए, जैसे कि आपका टर्किश अरबिक फूड हो गया, और नेशनल फूड को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। अब आपके मेंबर्स कुछ कश्मीर से आते हैं, कुछ मुंबई से आते हैं, वेरियस स्टेट से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं। हाँ, तो जब वो आते हैं तो यहाँ पे सब उनको नॉर्थ इंडियन या दिल्ली कुजीन मिलता है। अगर उनको इंटरनेशनल और नेशनल कुजीन मिलेगा तो हमें खुशी होगी इंट्रोड्यूस करके। एक सवाल ये भी होता है कि जो सेंटर है उससे जो एक कम्युनिटी है, एक समाज है, उसके लिए क्या योगदान रहेगा आप लोगों की तरफ से, क्या हो सकता है? देखिए, हमें लगता है कि यहाँ पे हमें कुछ अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन स्टार्ट्स करना चाहिए, और इसके अंदर हमें एक हलाल अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, जिसके अंदर हम कुछ हलाल रेस्टोरेंट्स और हलाल प्रोडक्ट्स को लाके डिस्प्ले करें, अवार्ड्स दें, और उनको रिकॉग्नाइज करें नेशनली एंड इंटरनेशनली। हलाल बिज़नेस ग्लोबली $2 ट्रिलियन का है, और इंडिया में $100 बिलियन का है। आप मुझे बताएं, आप कितने हलाल प्रोडक्ट्स को जानते हैं? मोस्टली दे आर स्मॉल वेंडर्स नेक्स्ट डोर। अगर हम उनको अभी प्लेटफॉर्म पे लाके रिकॉग्नाइज करें, उनको अवार्ड्स दें, तो इससे उनका बिज़नेस ग्रो करेगा।
तो हमें यही लगता है कि एक रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, जो हम यहाँ पे लाके अवार्ड्स लॉन्च करना चाहेंगे, हलाल अवार्ड्स। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा इरादा है। हाँ जी, थैंक यू। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक नया रास्ता कह सकते हैं, नई चैलेंजिंग कह सकते हैं। तो आप अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस को लेकर, और आपके लिए कितना मुश्किल लग रहा है इस चीज़ को? देखें, हम आपको बताएं, ये इलेक्शन बहुत बार पहले भी लड़ चुके हैं और हमेशा सब लोगों ने कहा मुश्किल था, और आपको एंड में रिज़ल्ट पता चला है कि जो भी बड़े बड़े इसमें कैंडिडेट्स थे, चाहे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, चाहे वो 2009 में हो, चाहे 2019 में हो, जब भी इलेक्शन हुआ डैड अच्छे मार्जिन से जीते। और पीपल विल ऑलवेज वोट फॉर द पैशनेट पीपल। हम आपको दिखाएं, ये इलेक्शन बहुत डिफरेंट होता है बाकी जो इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पे सारे एजुकेटेड मेंबर्स हैं और वो सिर्फ सेंटर का इंटरेस्ट देखते हैं और उसी को वोट देते हैं जो सेंटर का इंटरेस्ट देखे, ना कि कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखे या कोई पावर हंग्री हो या कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म यहाँ पे रन करना चाहता हो। ऐसे लोगों को पहले ही बाहर रखा गया था और आगे भी बाहर रखा जाएगा इंशाल्लाह। और यही हमारे फादर का ऑब्जेक्टिव है और यही हमारी पूरी टीम का ऑब्जेक्टिव है कि इसको एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड ही बनने देना। और कुछ लोग जो पावर के लिए और पोजीशन के लिए हंग्री रहते हैं और एक किसी को वो कहीं भी धोखा दे सकते हैं, तो वो सेंटर के नहीं सोच रहे, वो अपनी सेल्फिश नीड्स का सोच रहे हैं। और ऐसे लोगों को भी बाहर रखना, क्योंकि मेंबर्स इस बात की फ़ीस नहीं देते, एनुअल सब्सक्रिप्शन इस बात का नहीं देते कि कोई इसको पर्सनल एजेंडा बना ले फॉर पावर या कोई इसको पॉलिटिकल बैकग्राउंड पॉलिटिकल फील्ड बना ले टू रन देयर पॉलिटिक्स। मेंबर्स का था, मेंबर्स के लिए ही रहेगा और मेंबर्स के इंटरेस्ट में ही रहेगा। सर, अगर हम ओवरऑल सारे पैनल की बात करें तो अगर सारे पैनल के मुकाबले में जिस तरह से अबरार साहब का पैनल है और क्या बोलते हैं सलमान खुर्शीद साहब का पैनल है, तो ये अगर, और ये तो मैं आपकी बात किया था, लेकिन ओवरऑल पैनल की बात करें तो वो चीज़ें आपके लिए या फिर आपके सारे मेंबर के लिए वो कितना मुश्किल होगा? देखें, सब समझते हैं कि मैं आपसे एक शेयर करूं, मेंबर्स अंडरस्टैंड कि आज इस्लामिक सेंटर ऐसी तगार पे आगे खड़ा हो गया है, इट कैन फॉल इनटू अ ब्लैक होल। मैं ब्लैक होल क्यों कह रहा हूँ कि अगर ये एक बार पावर हंग्री लोगों के हाथ में चला गया या पॉलिटिकल एजेंडा के लोगों के हाथ में चला गया तो इसको कभी भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि सारे मेंबर्स मिलकर इसको इस वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों से बचाएंगे और उन्हीं लोगों के लिए वोट करेंगे जो बड़े पैशनेट हैं। जैसे जिसमें हमारी फादर की एक टीम हो गई, आप देखें उनके 20 साल का क्रेडेंशियल्स हैं जो लोग देख सकते हैं। जो लोग लड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने 20 साल में हमें काम नहीं करने दिया। हम उससे एक सवाल पूछते हैं, आपको अगर 20 साल में काम नहीं करने दिया, फादर पे ब्लेम कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप मर्यादा रखें, उनकी इज्जत करें, वो कहीं आपके मेंटोर रहे हैं और आप उनको ब्लेम करना छोड़ें और अपने ऊपर ब्लेम लेके ये बताएं कि आप 20 साल तक क्यों बैठे हुए थे, 15 साल तक क्यों बैठे हुए थे, 5 साल पहले क्यों नहीं चले गए आप कोर्ट, क्यों उनको घसीटा आपने कोर्ट के अंदर। इस बात के लिए उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने 6 महीने पहले ही फादर को वहाँ से हटा दिया, उनकी टर्म भी नहीं पूरी हुई थी और उसकी वजह से जो लॉसेस हुए हैं उसको ब्लेम और उसका डैमेज कौन लेगा? आपको जो 2000 मेंबर्स ने, अब आप वोट नहीं कर सकते, ऐसा कभी नहीं हुआ फादर के टाइम पे कि कोई मेंबर वोट ना करे। ये जो लोग कोर्ट ले गए, इन्होंने 2000 मेंबर्स को रुकवा दिया। अब उनको जवाब कौन देगा? उनके राइट्स नहीं बनते क्या वोट करना? बनते हैं। तो इन चीज़ों से हम ये समझते हैं कि बाहर रखा जाएगा और पॉलिटिकल इंटरेस्ट और पावर हंग्री लोगों को बाहर रखा जाएगा और डैड को क्लीन विक्ट्री, क्लीन स्वीप मिलेगी एंड में, जैसे हमेशा मिलती आई है। और ये सब जानते हैं। इसके लिए लोग गलत तो फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक हम आपसे शेयर करें कि वो जो लोग कह रहे हैं कि 20 साल हमें काम नहीं करने दिया, वो सारे डिफरेंट ग्रुप्स में चले गए। पहले वो फादर से लड़े, फिर वो आपस में लड़े। क्यों? सेकंड चीज़, अगर आपको 20 साल में काम नहीं करने दिया तो हम ये समझते हैं आपको 20 साल, 15 साल, 10 साल पहले ही चला जाना चाहिए था। आपके वालिद साहब ने डॉक्टर माजिद साहब का क्यों इंतखाब किया, जबकि उनके बारे में लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सत्ता वाले जो सरकार उनके करीब है, यहाँ तक कि RSS के मेंबर होने का उन पर इल्ज़ाम लग रहा है। तो लोग इल्ज़ाम लगा रहे इस तरह के, लेकिन फिर भी डॉक्टर सिराज साहब ने फिर उन्हीं का इंतखाब क्यों किया? आपको क्यों ऐसा लग किया? देखिए, वो एक बहुत ही काबिलियत इंसान है।
और उन्होंने बहुत ही खिदमत करी कम्युनिटी की। आप देखें जो लोग खड़े हो रहे हैं, उन्होंने सब पावर थी, उन्होंने कितनी खिदमत करी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ गए होंगे। जी जी बिल्कुल। जो लोगों ने धोखा दिया और 20 साल से हमें कुछ नहीं करने दिया, आपने बाहर जाके कितनों की खिदमत करी, एक जवाब दें इसका। आप 2009 में इलेक्शन हार गए, उसके बाद आप आज आ रहे हैं, बीच में आप इतनी मिनिस्ट्री में रहे, आपने कितनी खिदमत करी सेंटर की। तो अब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बट माजिद साहब की इमेज बहुत ही क्लीन है। ये सिर्फ एलिगेशंस लगाया जा रहा है ऑपोजिशन से इनको डिफेम करने के लिए। आपको पता है एक बिजनेसमैन के लिए, एक डॉक्टर के लिए स्पेशली, वो सारी कम्युनिटी से जुड़ता है। जब आप आपको जब ब्लड डोनेट करता है, आप ये नहीं पूछते ये हिंदू है या मुस्लिम ब्लड है, एक मरीज कभी नहीं पूछता। तो यही एक डॉक्टर का जहन होता है कि वो सभी की सर्विस करेगा और सभी के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। और मुझे लगता है इस बात को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो किसी भी कम्युनिटी को सर्विस दे तो इट इज़ सर्विंग अल्लाह। जी बिल्कुल। लेकिन अगर एलिगेंस की बात करें तो इस मामले में सिराजुद्दीन साहब पे भी बहुत सारे एलिगेंस लग रहे, कह रहे हैं कि 20 साल में अपने पावर का गलत फ़ायदा उठाया। जो मेंबर्स वगैरह थे उनको अपने मतलब पावर के बलबूते वो मेंबर्स वगैरह अपने चाहने वालों को बनाते गए, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। देखें ये सिर्फ एलिगेशंस होते हैं, ये आपको पता है इलेक्शन जब आ जाता है करीब तो सारी एलिगेशंस लोग मेकअप फेकअप करके आ जाते हैं। तो ये वही सब जुमले हैं जो लोगों को गुमराह करने के ये लोग लाए हैं। यही वो लोग बोल रहे हैं जो 5 साल के लिए खुद बैठ के जिन्होंने साइन किया है मेंबरशिप फॉर्म्स, आज वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, आपको उस टाइम रिजाइन कर देना चाहिए था, उसी टाइम कोर्ट चले जाना चाहिए था। 5 साल पहले 15 साल पहले आप कोर्ट क्यों नहीं गए अगर आपको लग रहा था कुछ गलत हो रहा है? तो ये सिर्फ बेकार की बातें, गुमराह करने वाली बातें हैं। मेंबर्स को इन बातों से गुमराह किया जा रहा है। हम इस्लामिक सेंटर में ना कल कभी रेस्टोरेंट खोलने का सोचा था, ना आज सोचेंगे और ना आगे सोचते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कभी कंट्रोवर्सी में पड़े। बहुत लोगों ने कहा कि आपका इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, दिल्ली में 22 रेस्टोरेंट चल रहे हैं, आप यहाँ पे क्यों नहीं खोलते? हमने कहा देखें, अगर हम इवन वी आर द हाईएस्ट बिडर तो यहाँ पे लोग सवाल उठाएंगे और कंट्रोवर्सी करेंगे और फिर डैड का नाम ख़राब करने की कोशिश करेंगे। वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे फादर का या हमारा नाम ख़राब हो। अच्छा है हम वो इन्वेस्टमेंट कहीं और मॉल में कर देते थे जाकर। ये अच्छा है ताकि लोगों के इतराज़ से बचे। और देखिए औरों को चांस मिलना चाहिए। हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एयरपोर्ट्स, सिलेक्ट सिटी मॉल हो गया, चाहे कितने अच्छे अच्छे बेस्ट मॉल में, हमें सब जगह किसी ने मना नहीं किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।